डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हमने पिछले क्लास में बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डाला था कि बुनियादी शिक्षा का नाम क्यों पड़ा, ये बेसिक शिक्षा का इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पाठ्यक्रम क्या है, इसके पाठ्यक्रम में टाइम पीरियड क्या है, और आगे अपनी क्लास को हम सुनियोजित करते हुए हम आगे की ओर देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी एक आदर्शवादी और प्रयोजनवादी शिक्षा विचारक थे। इनके अनुसार हमने देखा कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 साल का हो। इसमें बच्चों को इतना सामान्य ज्ञान मिल जाना चाहिए कि उन्हें साधारण मैट्रिक तक की शिक्षा भी मिल जाता है। इसमें अंग्रेजी नहीं रहेगी, उसकी जगह कोई एक अच्छा उद्योग सिखाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि कटाई बुनाई सिखाने के दौरान कपासों के विभिन्न प्रांतों की जगह जमीनों का ज्ञान दिया जाए। इस बेसिक शिक्षा में सफाई, आरोग्य और आहार शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों का समावेश हो। 7 वर्ष के अंदर बच्चों को अपनी शिक्षा पर व्यय पूरा कर देना चाहिए ताकि वे कमाऊ बन जाए। स्त्रियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए और उनकी शिक्षा में घर के प्रबंध, बालकों के लालन पालन और उसकी शिक्षा को विशेष बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। अब इसकी अवधारणा को देखते हुए हम आगे देखेंगे कि बुनियादी शिक्षा के गुण क्या है। शिक्षा शास्त्री अविनाश लिंगम के अनुसार बुनियादी शिक्षा को एक महानतम उपहार बताया है। इसमें अनेक गुण हैं। पहला है क्रिया प्रधान शिक्षा। बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान है। क्रिया प्रधान मीन्स करके, कोई भी कार्य को करके, स्वयं करके, इसीलिए इसे क्रिया प्रधान कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान का अनुभव माना गया है। बालक हस्तशिल्प के क्षेत्र में निपुण होकर मानसिक अनुभवों के साथ अन्य प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। इसमें प्राथमिक स्तर पर ही उन्होंने हस्त कला का प्रशिक्षण पर बल दिया। दूसरा गुण क्या है कि बालक प्रधान शिक्षा। नई तालीम बालक केंद्रित शिक्षा और बालक को क्रिया करके द्वारा ज्ञान अर्जन करना है। थर्ड है बालक का आध्यात्मिक विकास। वैसे देखा जाए तो बालक का आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत कर्तव्य परायणता आनी चाहिए, ईमानदारी आनी चाहिए, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। धार्मिक क्रियाओं को देखते हुए वो इन क्रियाओं के प्रति विशेष प्रकार का एक स्वाभाविक आकर्षक होता है। उसके अंतर्गत हम बालक को आध्यात्मिक विकास देते हैं जो सामाजिक जीवन को पूर्णतः आनंद का अनुभव कराती है। गांधी जी कभी आध्यात्मिकता से अलग नहीं रहे। 4th पॉइंट है गृहकुल एवं समाज में सामंजस्य। गृहकुल एवं समाज में सामंजस्य। बालक विद्यालय के हस्तशिल्प को शिक्षा प्राप्त करके अपने को घर, स्कूल एवं समाज में संतुलित कर सकता है। बालक विद्यालय में हस्तशिल्प की शिक्षा प्राप्त करके अपने को घर, स्कूल एवं समाज में संतुलित कर सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक आधार। विद्यालयों में बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर विद्यालय का व्यय निकाला जा सकता। आर्थिक आधार में इसमें पैसों से लिया गया कि किस तरह उन्हें पैसा अर्थ अर्जन करने की क्रिया बनाई जाए। दूसरा क्या है कि अपने भावी जीवन में धन अर्जन कर बेरोजगारी की समस्या को, बालकों का समाधान को निकाला जाए। ठीक है। तीसरा इसी के अंतर्गत आता है, आर्थिक आधार के अंतर्गत हस्तशिल्प के माध्यम से सेवा, स्नेह,
सहयोग, सहिष्णुता और आत्म संयम और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित करने का वे पूरा प्रयत्न करे। किसके द्वारा? बुनियादी शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट और पॉइंट है समवायी शिक्षण विधि। बालक के समस्त विषयों को शिक्षा कार्य के द्वारा हस्तक्षेप के माध्यम से दी जाती है, जिसे हम क्रिया द्वारा शिक्षा देना कहते हैं। क्रिया द्वारा शिक्षा देना, इसके अंतर्गत हम क्या जानेंगे? मीन्स विभिन्न विषयों, समवायी शिक्षण मीन्स इसमें विभिन्न विषयों में जो स्थापित करने पर बल देना, उसके अंतर्गत समवायी शिक्षण विधि बच्चों को हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान की अखंडता। सभी विषयों का ज्ञान किसी उपयोगी शिल्प के द्वारा संबंधित करके दिया जाता है। सभी विषयों का ज्ञान किसी उपयोगी शिल्प के द्वारा परस्पर संबंधित दिया जाता है। विषय से इसमें रिलेटेड लिया है। शिल्प द्वारा शिक्षा, चित्रकारी, इसके अंदर शिल्प क्या है? चित्रकारी पहले सिखाए, उसके बाद हम बच्चों को वर्णमाला सिखाए, अक्षर लिखना सिखाए, अक्षर बोलना सिखाए। ये शिल्प द्वारा इसे हम शिक्षा इसके अंतर्गत जानेंगे। नेक्स्ट है बालक शिक्षक की स्वतंत्रता। एक विद्यार्थी के लिए बालक शिक्षक की स्वतंत्रता मीन्स ये पॉइंट से पूरा क्लियर है कि बालक शिक्षक की स्वतंत्रता, बालक को शिक्षक की तरफ से पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि आप विभिन्न विषयों के प्रति अपनी रुचि, अभिवृत्ति इत्यादि को जाने और उसके अनुसार अपने पाठ्य पुस्तक को चयन करें। एक विद्यार्थी के लिए सच्ची पाठ्य पुस्तक पहले क्या है? उसके शिक्षक है। शिक्षक और छात्र का संबंध आपस में मित्रता का होना चाहिए, ताकि वो उनके तरफ से वो अपनी समस्याओं को उजागर कर सके। नेक्स्ट है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी तालीम का सिद्धांत। बेसिक स्कूल लोगों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में इसकी बेसिक स्कूल जो है वे इसके लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं ग्रामीण के लिए, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसके लिए सर्वाधिक संभव नहीं है। अब इसकी गुण को देखते हुए क्या क्या हम लोगों ने गुण को देखा? क्रिया प्रधान शिक्षा, बालक प्रधान शिक्षा, बालक का आध्यात्मिक विकास, गृह कुल एवं समाज में सामंजस्य, आर्थिक आधार और समवायी शिक्षण विधि, ज्ञान की अखंडता, शिल्प द्वारा शिक्षा, बालक शिक्षक की स्वतंत्रता, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी तालीम का सिद्धांत, ये सब गुण है, आप लोग नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक में बुनियादी शिक्षा के गुण को देखते हुए अब इनकी दोष को भी हम देखते हैं। डिमेरिट्स, कि इसमें डिमेरिट्स है क्या? बेसिक एजुकेशन में इसके डिमेरिट्स है क्या? यह शिक्षा, जैसा कि हमने ऊपर गुण बताया कि यह शिक्षा नगरों के बजाय ग्रामों में अधिक उपयुक्त है, क्योंकि नगरों की भीड़ भाड़ में ये व्यावसायिक शिक्षा ज्यादा सम्मिलित नहीं है। दूसरी है कि यह शिक्षा उत्पादन के सिद्धांत पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, जिससे बुनियादी विद्यालय शिक्षण केंद्र न होकर उद्योग के केंद्र बन जाए। किस पर देती है? उत्पादन के सिद्धांत मीन्स ये शिक्षा उत्पादन के सिद्धांत, इसमें मिल कारखाने आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा बुनियादी शिक्षा क्या कह रहा है कि उद्योग से और शिल्प से और हस्तशिल्प से आप उद्योग के केंद्र बन जाए। तीसरा है यह शिक्षा कताई बुनाई के समान प्राचीन उद्योगों को महत्व देती है। यह शिक्षा कताई बुनाई के समान प्राचीन उद्योगों को महत्व देती है। अतः भारत की औद्योगिक उन्नति में ये सब क्या है? बाधक हैं। और यह मशीनों का युग है। ये का क्या कहा जा रहा है? यह मशीनों का युग है, हस्तशिल्पों का नहीं। नेक्स्ट है कि आधारभूत शिल्प के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। आधारभूत शिल्प के द्वारा
बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, समाज शिक्षा प्रदान करने में सफल हो सकती है, लेकिन आधारभूत शिल्प के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। किसी हस्तशिल्प के माध्यम से बालक को सभी विषयों का ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा की गई है, जो कि पूर्णतः असंभव है। कहने का तात्पर्य कि विभिन्न हस्तशिल्प है ना, उसमें सभी विषयों का ज्ञान प्रदान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बुनियादी शिक्षा के द्वारा जो इसकी चेष्टा की गई है उसी के अंतर्गत इन्हें दोष ठहराया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार यह शिक्षा बालकों की रुचियों एवं प्रवृत्तियों का विकास होने से पूर्व, डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार यह शिक्षा बालकों की रुचियों एवं प्रवृत्तियों का विकास होने से पूर्व बालक को अल्प आयु में ही किसी हस्तशिल्प से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि वे हस्तशिल्प को क्या करें, आगे की ओर बढ़ाते रहे। उसमें वे अल्प आयु में ही क्या करें, वे हस्तशिल्प उनमें पूरी तरह से समाहित हो जाए और वे इसकी कार्यभार को आगे की ओर ले जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस शिक्षा में बालक के मानसिक व्यावसायिक प्रशिक्षण में किसी प्रकार का संतुलन नहीं है। इस शिक्षा में बालक के मानसिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर संतुलन नहीं ठहराया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शिक्षा स्वावलंबी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बालकों द्वारा बनाई गई वस्तु को बेचकर शिक्षकों का वेतन व्यय नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षकों का वेतन पर ही निर्भर है कि वे बच्चों को कैसी शिक्षा दे। इसीलिए यहाँ कहा गया बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर, क्योंकि उन्हें बहुत न्यूनतम मजदूरी दर मिलती है, जिसके द्वारा शिक्षक का वेतन नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शिक्षा काल्पनिक है। यह मन सृष्टि है जो वास्तविक व्यवहार से परे है। यह शिक्षा काल्पनिक है, मीन्स केवल कल्पना में ही अवतरित है। ये मन का भ्रम है, जो कि वास्तविक जो आए दिन हमारे दैनिक कार्यकलाप में हो रहे हैं वे वास्तविक व्यवहार से परे है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शिक्षा तकली के द्वारा अत्यधिक बल दिया जा रहा है, जो बहुत समय से थोड़ा सूत काटा जा सकता है। इस प्रकार के शिक्षा में बालक का समय नष्ट होता है और यह शिक्षा क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, क्योंकि तकली से काटा द्वारा और मिल कारखानों के द्वारा जो उद्योग संचालित होते हैं वे क्या होते हैं, वो स्वचालित होने के कारण उसके कार्य जो है सुचारू रूप से, वो व्यवस्थित रूप से वे जल्दी होती हैं। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तकली के द्वारा सूत काटा हुआ वो स्लो चल रहा है, उसके कारण क्या होता है, बालक का समय नष्ट हो जाता है और यह शिक्षा काफी महंगी पड़ती है। नेक्स्ट है, यह शिक्षा अभिभावक ने इसे स्वागत नहीं किया। उनका कहना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए, पढ़ने के लिए भेजते हैं, न कि इस तरह के उपयोग या उद्योग के कार्य के लिए भेजते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उत्पादन के सिद्धांतों पर बल दिए जाने के कारण शिक्षकों का नैतिक पतन हो गया। उत्पादन के सिद्धांतों पर बल दिए जाने के कारण शिक्षकों का नैतिक पतन हो जाता है, क्योंकि वे विद्यालयों की फैक्ट्रियों में बालक को धन का उपार्जन करने वाली मशीनों में परिणत कर देते हैं। जनता और अध्यापकों को इसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, दोनों इसका घोर विरोध करते हैं। जनता और अध्यापकों में इसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, दोनों ने इसका घोर विरोध किया है। तो ये सब क्या है, ये सब बुनियादी शिक्षा के दोष पाए गए हैं, जिसके कारण बुनियादी शिक्षा जहाँ पर गुण रहते हैं वहाँ पर दोष भी पाए जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा अध्यापक का कार्यभाग यहाँ पर क्या है? अध्यापक को प्रेम, सहिष्णुता, त्याग और प्रतिमूर्ति माना है। बालक
के विकसित व्यक्तित्व को बनाने में शिक्षक का ही योग्य होता है। बालक क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रह के उसके व्यक्तित्व का जो है वो समाज में, लेकिन विद्यालय में क्या है, शिक्षक का ही योग्य होता है। वे शिक्षक के द्वारा ही, वे कच्ची मिट्टी घड़े के समान है। उनका क्या है कि शिक्षक के द्वारा उन्हें कैसे, जो शिक्षक उनके मन में शिक्षा के प्रति बात डाल देते हैं, वे उनको सच्ची अवधारणा के रूप में वे ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए जाकिर हुसैन ने अध्यापक को कुछ उच्च कोटि का स्थान माना है और साथ ही अपने दायित्व के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहने को कहा है। अध्यापक का कार्य बालक में अच्छे गुणों का विकास करना होता है, चरित्र का विकास, नैतिक का विकास एवं मानसिक विकास, ताकि वे शिक्षा के प्रति सजग रहे। इस दायित्व को निर्वाह करने से पूर्व शिक्षक को स्वयं भी उसी के अनुरूप ढालना होगा, तभी प्रभाव पड़ सकता है। कहने का तात्पर्य, जो हम बच्चे में इस तरह से व्यक्तित्व को संवारने में सारे चीज, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक विकास के गुणों को डाल रहे हैं, उसी तरह के अध्यापक को भी इन सब गुणों का पालन करना है ताकि संतुलन बना रहे। चलिए अब आगे और हम लोग देखते हैं कि बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है। एम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य, जैसे हम लोग आर्थिक उद्देश्य है, इसके अंतर्गत नैतिक उद्देश्य। तो आर्थिक से यहाँ हम लोग क्या रिलेटेड लिए थे कि बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं जिनके बदले उन्हें धन उपार्जन कर। शिक्षा क्या है, एक विनियोग है। जब तक शिक्षा पर हम पैसे नहीं लगाएंगे, उसके बदले हमें बदले में हमें उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसका उद्देश्य बालकों द्वारा क्या था, आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि इसके द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय का आंशिक पूर्ति करना। ठीक है, क्या करना, विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना। जो भी बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं, उनको बेचकर विद्यालय के व्यय को आंशिक पूर्ति करना। दूसरा क्या है, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालकों द्वारा धन का अध्ययन करना। बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालकों द्वारा धन का अध्ययन करना। इसके संबंध में गांधी जी ने क्या लिखते हैं कि प्रत्येक बालक और बालिका को विद्यालय छोड़ने के पश्चात किसी व्यवसाय या उद्योग में लगकर स्वावलंबी बनना, मीन्स आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर खड़े होना, ताकि उन्हें आगे आने वाले अपने भावी जीवन की तैयारी में कठिनाइयां ना हो। सेकंड क्या है, मोरल एम्स, नैतिक उद्देश्य। भारतीय समाज का नैतिक पतन हो रहा है। आए दिन क्या हो रहा है, भारतीय समाज का नैतिक पतन हो रहा है। गांधी जी नैतिक शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। उनके संबंध में उन्होंने लिखा कि मैंने हृदय, संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोच्च मान लिया है। क्या मान लिया है, संस्कृति या चारित्र निर्माण को मैंने सर्वोच्च मान लिया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको सामान्य रूप से दिया जा सके। नैतिक प्रशिक्षण सबको सामान्य रूप से दिया जा सके। आयु और पालन पोषण से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नैतिक प्रशिक्षण मीन्स उसे अच्छे बुरे का ज्ञान, उचित अनुचित का ज्ञान, झूठ बोलना, सच बोलना, क्या सही क्या गलत। नैतिक पतन हमारे समाज में बहुत तीव्र गति से हो रहा है, जिसके कारण विभिन्न समस्याएं आने वाले समय में खड़ी हो जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार मानसिक जीवन का विकास समाज से ही संभव है। समाज से क्यों संभव है, क्योंकि मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है।
समाज में ही रहकर वे सारी गतिविधियों को जानता है। और हमारा समाज क्या है, परिवर्तनशील है। जो आए दिन गतिशील होता है, उसके कारण मानसिक जीवन का जो विकास है उसमें भी बदलाव आते हैं, क्योंकि मानसिक विकास जीवन अन्य मानसिक जीवनों से ही उत्पन्न होता है। इन्होंने व्यक्ति में प्रेम, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान तथा मानवता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षा को ही सच्ची शिक्षा कहा है। मानव के अंदर जब तक मानवीय गुण नहीं आएंगे तब तक वो एक सच्चा मानव नहीं है, और वह सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं किया। जब तक सच्ची शिक्षा प्राप्त करेगा तभी उसके अंदर मानवीय गुण समाहित होंगे और वो एक नैतिक चारित्रिक का विकास कर सकेगा। वह शिक्षा किस काम की है, जिसमें मानव अपने लिए जीता हो। कहने का मतलब शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो हम खुद स्वयं सीखे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करें। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम्स। हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष यह है कि हमें अपनी संस्कृति की शिक्षा न देकर पाश्चात्य या पश्चिमी आदर्शों को, विचारों को उसके प्रति हम विद्यार्थियों को उसके प्रति भक्त बना देते हैं, ताकि महात्मा गांधी शिक्षा के अतिरिक्त शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया है। इसी उद्देश्य से बुनियादी शिक्षा में भारतीय उद्योगों को और शिल्पों को आधारभूत स्थान दिया। सांस्कृतिक में इसमें विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी समाहित है। नेक्स्ट है नागरिकता का उद्देश्य। नागरिकता का उद्देश्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रजातंत्र शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति प्रजातंत्र शासन के प्रति उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि मानव क्या है, एक नागरिक, राष्ट्र का नागरिक बनने के लिए राष्ट्र का नागरिक है और ये समाज में उसे नागरिकता हासिल होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रजातंत्र शासन के प्रति उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के प्रति अपने अपने कर्तव्य होते हैं। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि बालक को एक जिम्मेदार नागरिक बनाए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वे बालक को एक जिम्मेदार नागरिक बनाए। स्कूल समाज का आईना होता है जिसमें रहकर एक बालक सहानुभूति, सेवा भाव, प्यार, भाईचारा और सहयोग आदि मूल्य सीखता है। कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का उपयोग तभी हो सकता है जब हम नागरिक हमारा सजग रहेगा। ठीक है, नागरिकता का उद्देश्य के अंतर्गत क्या हुए कि बालक को शिक्षा के द्वारा ही हम सफल नागरिक बनाए, सुयोग्य नागरिक बनाए। ये हमारा नागरिकता का उद्देश्य है। त्रिविध विकास का उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? त्रिविध विकास का उद्देश्य। वर्तमान शिक्षा पद्धति में बालक के मानसिक विकास पर बल दिया है। त्रिविध विकास के उद्देश्य के अंतर्गत त्रिविध विकास यहाँ पर किसको लिया गया? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इन तीनों चीजों पर बल दिया गया है। इनका उद्देश्य है कि इन तीनों चीजों पर ध्यान दिया जाता है ताकि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके और बालकों का एकांगिक विकास होता है। इसके विपरीत बुनियादी शिक्षा में बालक के शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक विकास के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य, सर्वोदय सबका उदय। गांधी जी की महत्वपूर्ण देन उनका सर्वोदय अर्थात सभी के उत्थान के विचार है। उनका उद्देश्य क्या है कि ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं कि जिसमें घृणा, अन्याय, जाति, पाति और अमीर गरीब का कोई चिन्ह नहीं होगा।
आज का संपूर्ण समाज स्वार्थ सिद्धि का अनुकरण करता है। धनवान और धनहीन दोनों में विपरीत संबंध है। अतः इस विकसित समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना करना है। अतः बच्चों को सर्वोदय समाज के लिए तैयार करना है और ये बुनियादी शिक्षा के द्वारा ही हम ये सारे उत्तम गुण लाए जा सकते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या उद्देश्य देखा? आर्थिक उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य, नागरिकता का उद्देश्य और त्रिविध विकास का उद्देश्य और सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। चलिए इन उद्देश्यों को देखते हुए अब हम देखते हैं कि बुनियादी शिक्षण विधि है क्या। बुनियादी शिक्षण विधि कैसे करनी है, इसमें सबसे पहले उन्होंने मातृभाषा को प्राथमिकता दी। शिक्षण का वास्तविक कार्य क्रियाओं और अनुभव पर आधारित है। शिक्षण का वास्तविक कार्य क्रियाओं और अनुभव पर आधारित है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि इतनी व्यावहारिक होती है कि बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान ही समय में प्राप्त कर सकता है। अतः प्रत्येक वर्ग के बालकों को निम्नलिखित प्रकार से शिक्षा दी जाती है। क्या है निम्नलिखित प्रकार? पहला है, सर्वप्रथम बालकों को मातृभाषा की शिक्षा दी जाए, ताकि जिसके लिए बातचीत और कहानी का इन्होंने क्या बनाया? माध्यम बनाया। छोटे छोटे कहानी और चुटकुले से इन्होंने बच्चों के लिए मातृभाषा के माध्यम से इन्हें शिक्षित किया जाए। इसका ज्ञान होने के पश्चात पढ़ना और लिखना सिखलाया जाए। इसी समय से इसे आधारभूत शिल्प का ज्ञान भी दिया जाता है। इस प्रकार बालक जैसे जैसे ऊपर की कक्षाओं में पाया जाता है, वैसे ही विभिन्न विषयों का ज्ञान हासिल करता है। नेक्स्ट है हस्तकला के साथ शिक्षा। हस्तकला के साथ शिक्षा तो बार बार गांधी जी ने कहा ही है कि इनको हस्तकला के साथ और शिल्प कला के साथ और व्यावसायिक शिक्षा, इनके अनुसार हमें शिक्षा देना है। तो यहाँ पर ये शिक्षण विधि बन जाती है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा किसी न किसी रूप में हस्तकला के द्वारा ही दी जानी चाहिए। क्राफ्ट के माध्यम से गांधी जी हस्तकला को प्रशिक्षण देना चाहते हैं। नेक्स्ट है करके सीखना। करके सीखना का यहाँ पर क्या है कि करके सीखने से व्यक्ति की गतिविधि, सफलता, पहचान और सहमति संबंधी जरूरतों की पूर्ति होती है। गतिविधि व्यक्ति में रचनात्मकता का विकास करती है। इससे व्यक्ति में ज्ञान, आत्मविश्वास का विकास होता है। इससे व्यक्ति किसी कार्य को सहज सीख लेता है। करके सीखना कोई भी कार्य को सबसे पहले करके मीन्स कोई भी कार्य को करके जो दिखाया जाता है, उससे क्या होता है, बालक के मस्तिष्क में वह शिक्षा जल्दी समाहित हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी विधि, सहसंबंध विधि, कोरिलेशन मेथड। गांधी जी ने सहसंबंध विधि का समर्थन किया कि विभिन्न विषयों की शिक्षा अलग अलग विषयों के रूप में न होकर परस्पर संबंधित होनी चाहिए। विभिन्न विषयों जैसे गणित, हिंदी, विज्ञान, समाजी विज्ञान सब परस्पर संबंधित होनी चाहिए। शिल्प का शिक्षण केंद्र होना चाहिए और अन्य विषयों का संबंध इससे होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि। गांधी जी के अनुसार छात्रों से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए ताकि उनमें ज्ञान का प्रसार हो। उन्होंने व्याख्यान विधि पर बल दिया है। प्रश्नोत्तर में बच्चों को किसी भी सवाल जवाब पूछने से, है ना, आपस में तर्क वितर्क करने से बच्चे जल्दी समझते हैं।
आत्मविभक्ति की स्वतंत्रता। आत्मविभक्ति की स्वतंत्रता उस विद्यालय में दैनिक कार्यों में स्वतंत्रता भाग लेने को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस विधि में बच्चों की आत्मविभक्ति की स्वतंत्रता रहती है कि वे अपने अपने विचार व्यक्त कर सके। नेक्स्ट है सह शिक्षण गतिविधियां। गांधी जी ने शिक्षण गतिविधियों पर बल दिया है और उनके अनुसार पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से लाभदायक कार्यों में भी भाग लेना चाहिए ताकि इनमें सहयोग, वास्तविक अनुभव और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का विकास हो सके। सामाजिक रूप से लाभदायक कार्यों में भी भाग लेना चाहिए। मीन्स समाज में जो भी अन्य कार्य हैं, सामाजिक रूप से जो जुड़ा है, उस तरह के कार्य में भी इस तरह के बालकों को भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट है स्वावलंबी बनना। गांधी जी तो शुरू से बच्चों को इसमें क्या बताया है, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर, ताकि वे अपनी पढ़ाई का खर्चा इस 7 वर्ष की उम्र में ही वे अपनी पढ़ाई का खर्चा का वहन कर सके। गांधी जी स्वावलंबी शिक्षा के पक्षधर हैं। इससे व्यक्ति को वो आत्मनिर्भर हो सके। इससे सबसे बड़ा क्या है, शोधन तथा हिंसा की समाप्ति। क्या है, शोधन तथा हिंसा की समाप्ति। अब हम देखेंगे कि सारे उद्देश्य गुण दोष को देखते हुए कि इसके निष्कर्ष क्या क्या हुए। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गांधी जी के पास जीवन के विषय में आदि से अंत तक पूर्ण विचार थे। उपयुक्त विवेचन से क्या देखते हैं कि गांधी जी के पास जीवन के विषय में आदि से अंत तक पूर्ण विचार थे, जिज्ञासा थी, उनकी साधना के लिए सतत पुरुषार्थ था। जीवन का प्रत्येक पहलू, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो या नैतिक हो या आध्यात्मिक हो या दार्शनिक हो, गांधी जी विचारधारा में जितना प्रस्फुटित हुआ है उतना शायद ही किसी विचारधारा में नहीं। बौद्धिक नहीं, आध्यात्मिक आधार पर इस प्रकार के स्वयं संपूर्ण प्रतिमा संसार के इतिहास में बिरले हैं। यह वह प्रतिभा थी जिसने एलेन के शब्दों में संगठन और यंत्र तथा जनता के युग में भी एक मानव प्राणी की अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करते हुए कहा गया है। अब हम ये सारे को देखते हुए अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन जान लें। क्या है, बुनियादी शिक्षा के गुण दो सविस्तार बताएं। पहला है बुनियादी शिक्षा के, आप लोग नोट कर ले, बुनियादी शिक्षा के गुण दो सविस्तार बताएं। दूसरा है बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य बताएं। बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य बताएं। बुनियादी शिक्षा के शिक्षण विधियां बताएं। आज हमारा ये बुनियादी शिक्षा टॉपिक समाप्त हो गया है। पिछले क्लास में हम फिर मिलते हैं। चलिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।